अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। Today's lecture is about the message passing system, and this is our lecture number 10 in our continuing course. In this lecture, we will talk about the message passing system, how it will work in a distributed environment, and how we can achieve the message passing through the implementation in a typical environment. सो मैसेज पासिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ हमारे पास इससे पहले हमने कुछ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। तो मैसेज पासिंग को इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अगर बात करें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि मैसेज पासिंग को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन अराइज होते हैं जो कि इन इस लेक्चर के अंदर फिर इनका हम आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो लिंक्स हैं उनको हम कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा। देन अगर आपने लिंक्स इस्टेब्लिश कर लिए हैं फिज़िकली या लॉजिकली तौर पे, देन उन लिंक्स को अगर आपने एसोसिएट करना है, सपोज़ 2 प्रोसेसेस ने एक लिंक को यूज़ करना है, देन आप एसोसिएशन जो होगी लिंक्स की 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस के साथ वो कैसे की जाएगी, या प्रोसेस अपने आप को कैसे एसोसिएट करेंगे ऑन अ लिंक। देन आपने एसोसिएट भी कर दिया, उसके बाद फिर लिंक्स जो हैं वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे और कितने लिंक्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एक टाइम के ऊपर। देन चूँकि हमने नेटवर्क्स के अंदर देखा है कि जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन लिंक होता है उसकी एक कैपेसिटी होती है जिसको हम लोग बैंडविड्थ से डिफ़ाइन करते हैं। तो जो लिंक की बैंडविड्थ है या लिंक की जो कैपेसिटी है वो कैसे अपना रोल प्ले करेगी और जो लिंक की कैपेसिटी है वो क्या होती है, तो उस वाले से कुछ क्वेश्चन अराइज होता है। जैसे सपोज़ अगर आपके पास एक लिंक की कैपेसिटी है 100 मेगाबाइट्स है या 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड है, तो उस लिंक की कैपेसिटी से ज़्यादा आप अगर सेंड करेंगे तो फिर आपके पास क्या कुछ आ जाता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस। देन आपने जो मैसेज भेजना है एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस को, उसका साइज़ फिक्स होना चाहिए या वेरिएबल होना चाहिए। देन आखिरी क्वेश्चन ये कि जो आपने लिंक है वो यूनिडायरेक्शनल आपके पास लिंक है या बाई डायरेक्शनल है। तो इम्प्लीमेंट जब भी हमने कोई मैसेज पासिंग सिस्टम को करना होगा तो हमारे पास ये कुछ 6 क्वेश्चन होंगे जिनको हम देखते हुए फिर एक मैसेज पासिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल लिंक क्या होते हैं। यूनी डायरेक्शनल लिंक वो होते हैं कि जिनमें हमारे पास कम्युनिकेशन जो होती है वो सिंगल वे के अंदर होती है। जैसे सपोज़ एक सेंडर और एक रिसीवर, तो जो सेंडर होगा सिर्फ वो सेंड कर सकता है, रिसीवर जो होगा वो उस टाइम तक हॉल्ट रहेगा जब तक सेंडर सेंड कर रहा है। तो वन एट अ टाइम कम्युनिकेट करते हैं, जबकि बाई डायरेक्शनल में जो होते हैं सेंडर रिसीवर वो एक टाइम पे दोनों एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करें जिसमें हमने लिंक्स को कैसे इस्टेब्लिश करना है, तो लिंक्स की इस्टेब्लिशमेंट हमने देखी है कि वो फिज़िकली तौर पे हम लोग उनको या लॉजिकली तौर पे हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं। देन अगर हम लोग बात करें लिंक की कैपेसिटी के हवाले से, कि चूँकि लिंक की कैपेसिटी हमारे पास बड़ा मैटर करती है। सपोज़ आपके पास एक लिंक है जिसकी कैपेसिटी फाइनाइट होती है, तो हमारे पास 3 तरह के उस केस अगर हमारे पास फाइनाइट होगी तो उस केस में हम लोग एक कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को ही कैरी कर सकते हैं या फाइनाइट अमाउंट ऑफ डाटा को ही हम लोग कैरी कर सकते हैं। तो लिंक की कैपेसिटी की वजह से अगर बात करें तो हमारे पास 3 तरह की इम्प्लीमेंटेशन बनती है। ऐसा लिंक जिसकी हमारे पास ज़ीरो कैपेसिटी हो, तो उस केस के अंदर जो होगा हम कोई ज़ीरो मैसेजेस सेंड हो सकते हैं। तो इस केस में जो सेंडर होगा वो वेट करेगा रिसीवर का जब तक वो अराइव नहीं होता। तो ज़ीरो कैपेसिटी लिंक जो होगा उसको हम लोग वो भी कह सकते हैं ऐसा लिंक कि जो कि फुल हो तो उसकी कैपेसिटी जो होती है फिर ज़ीरो होती है, वो मज़ीद कोई मैसेजेस कैरी नहीं कर सकता। देन चूँकि हमारे पास जो कैपेसिटी होती है या जो हम लोग कहें कि जो लिंक कैपेसिटी होती है वो हमारे पास फाइनाइट होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं बाउंडेड कैपेसिटी। सेकंड टाइप ऑफ जो लिंक कैपेसिटी होती है बाउंडेड कैपेसिटी होती है, जिसमें हमारे पास हम लोग फाइनाइट लेंथ ऑफ मैसेजेस को भेज सकते हैं टुवर्ड्स रिसीवर। तो इस केस में अगर आपके पास लिंक फुल हो जाएगा तो जो सेंडर होगा वो वेट करेगा अगर लिंक फुल है मज़ीद कुछ सेंड करने के लिए। जो ही लिंक फ्री मिलेगा दैन उसके बाद वो सेंड कर सकेगा। देन हमारे पास एक आइडियल सिनारी होता है जिसमें हमारे पास अनबाउंडेड कैपेसिटी है जिसको हम लोग इनफाइनाइट लेंथ कहते हैं, जो कि एक आइडियल सिनेरियो जिसमें हमारे पास सेंडर और रिसीवर जो होते हैं वो अगर बाई डायरेक्शनल हमारे पास लिंक है तो वो दोनों एक साथ एक ही टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट वेटिंग
उनको कभी भी लिंक फ्री मिल सकता है, उनको कभी भी लिंक फ्री मिलेगा और वो भेज देंगे, उनका लिंक कभी भी फुल नहीं होगा। तो हमारे पास लिंक कैपेसिटी की बात करें तो हमारे पास यूजुअली हमारे पास बाउंडेड कैपेसिटी होती है। जब बाउंडेड कैपेसिटी होती है तो उस केस में हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ पैकेट्स को सेंड करते हैं और जो रिसीवर होता है उसके पास एक क्यू होती है, उसके अंदर वो फिर कुछ मैसेजेस अराइव होते हैं, देन उनको वो बफरिंग के थ्रू रिट्रीव करता है और प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे लिंक कैपेसिटी जब हमारा इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात करेंगे तो लिंक कैपेसिटी हमारे पास फाइनाइट होती है, तो उसको हम लोग बफरिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। देन हमारे पास अगर स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे पास दो तरह से कम्युनिकेशन अचीव की जा सकती है। एक कहलाती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपके पास जो सेंडिंग प्रोसेस होगा वो आइडेंटिफाई करता है एक्सप्लिसिटली तौर पे रिसीविंग प्रोसेस को या डेस्टिनेशन प्रोसेस को या आपके पास सोर्स प्रोसेस को। तो अगर एक्सप्लिसिट तौर पे आपके पास आइडेंटिफाई किया जा रहा है सोर्स प्रोसेस को या स्पेसिफिक किसी प्रोसेस को, हम लोग आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे, स्पेसिफिक प्रोसेस आइडेंटिफायर यूज़ करें टू आइडेंटिफाई द सोर्स और डेस्टिनेशन, देन इट्स कॉल्ड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और इस केस के अंदर होता ये कि आपके पास हम लोग एक्सप्लिसिट तौर पे मैसेज जो सेंड कर रहे होते हैं उसके अंदर आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हमारे पास रिसीविंग या जो सेंडिंग प्रोसेस है वो उसकी आईडी क्या है। देन हमारे पास थोड़ा सा इसका बेटर वे है जिसमें हम लोग इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो सेंडर और रिसीवर होते हैं वो अपने एक शेयर्ड मेल बॉक्स के ऊपर मैसेजेस भेज देते हैं, देन वो वहाँ से सेंड या रिसीव कर सकते हैं। तो इस शेयर्ड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होगा कि आपके पास जो भी मैसेजेस होंगे वो एक शेयर्ड मेल बॉक्स पे जाएंगे जिसके पास एक क्यू ऑफ मैसेजेस होगी। देन रिसीवर ने जब रिसीव करना होगा तो उसमें से अपने वो मतलूबा मैसेजेस को रिसीव कर लेगा। सेंडर ने अपने जितने भी तमाम मैसेजेस हैं वो उस मेल बॉक्स में प्लेस कर देने हैं। देन जो ही रिसीवर को मिलेगा तो रिसीवर जो ही फ्री होगा देन वो उसके बाद उस मेल बॉक्स से अपने रिसीव कर लेगा। तो अगर हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करें तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में जो प्रोसेसेस होते हैं वो एक्सप्लिसिट तौर पे नेम किए जाते हैं। जैसे सपोज आपने एक सेंड कोई प्रिमिटिव है, सेंड प्रिमिटिव में आप पी मैसेज को अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पे आप पी मैसेज को एक कोई पी प्रोसेस को एक कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं। देन आपने क्यू प्रोसेस से रिसीव करना है तो आप रिसीव प्रिमिटिव के अंदर क्यू को अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि जो मैसेज होगा उसकी कोई भी डाटा टाइप होगी वो रिसीव हो रहा होगा फ्रॉम द क्यू मैसेज, फ्रॉम द क्यू प्रोसेस। देन इस तरह का जो कम्युनिकेशन होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इसमें जो लिंक होता है वो इस्टेब्लिश, हम लोग अज्यूम करते हैं कि ऑटोमेटिकली तौर पर इस्टेब्लिश हो जाता है। देन यहाँ पे जो लिंक की एसोसिएशन है, जो सेकंड क्वेश्चन था, जो लिंक एसोसिएट होता है वो उसमें हमारे पास पेयर प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर। और ये जो between each pair there exists exactly one link, and then the link can be bidirectional and it can be a unidirectional link, but it usually is a bidirectional link. दैन अगर हम लोग इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करें तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है उसमें क्या होता है कि हम मैसेजेस जो होते हैं वो शेयर्ड मेल बॉक्स के ऊपर प्लेस कर देते हैं, दैन वहीं से हम लोग रिसीव करते हैं। इस शेयर मेल बॉक्स को हम लोग पोर्ट भी कहते हैं और इस मेल बॉक्स की यूजुअली यूनिक आईडी होती है जिसको हम लोग पोर्ट से आइडेंटिफाई करते हैं। जो प्रोसेसेस होते हैं वो अपने कम्युनिकेट करते हैं अगर उनके जो शेयर्ड मेल बॉक्स है उसमें कोई मैसेज पड़ा हुआ है। तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो लिंक इस्टेब्लिश कब किया जाएगा, जब आपके पास एक कॉमन मेल बॉक्स होगा और यहाँ पे एक कॉमन मेल बॉक्स के अंदर मैनी प्रोसेसेस हम एसोसिएट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट में तो हम लोग सिर्फ ओनली पेयर ऑफ प्रोसेस को एसोसिएट कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग ह्यूज नंबर ऑफ प्रोसेस को एसोसिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास स्केलेबिलिटी का जो इशू है वो भी यहाँ पे हल हो सकता है। देन जो भी प्रोसेस होते हैं वो हमारे पास शेयर करते हैं सेवरल कम्युनिकेशन लिंक्स, और ये जो कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं ये यूनिडायरेक्शन भी हो सकते हैं और बाई डायरेक्शन भी हो सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें इसको थोड़ा एग्जांपल के अंदर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का, तो इसमें क्या होगा कि हम लोगों ने पहला ऑपरेशन ये करना होगा कि एक मेल बॉक्स को क्रिएट करेंगे, देन उस मेल बॉक्स पे सेंड या रिसीव करेंगे मैसेजेस। और अगर आपने वो मेल बॉक्स को ख़त्म करना है तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसके अगर प्रिमिटिव्स की बात करें तो यहाँ हमारे पास सेंड का प्रिमिटिव होगा। सेंड का प्रिमिटिव क्या करेगा, उस मेल बॉक्स में मैसेज को प्लेस करेगा। रिसीव का जो प्रिमिटिव होगा वो उस मेल बॉक्स से मैसेज रिसीव करेगा।
جیسے ہم لوگ یوزلی گھروں کے باہر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اس طرح کا ایک میل باکس بنا ہوتا ہے، وہاں پہ ڈاکیا اپنا خط پلیس کر جاتا ہے، اور آپ کو جب ٹائم ملتا ہے آپ جا کے وہاں سے اپنا خط یا جو لیٹر ہوتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں. یوزلی پہلے اس طرح ہوتا تھا. تو اسی طرح کا ہمارے پاس انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے. وہاں پہ نہ جو ڈاکی ہے اس کو نہ آپ کا پتہ ہے، نہ آپ کو اس ڈاکیے کا پتہ ہے کہ کون ہے وہ، کیا اس کی آئیڈینٹی ہے. دین آپ دونوں جو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ یوزنگ دس شیئرڈ میل باکس کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، تو میل باکس شیئر میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس سپوز 3 پروسیسز ہیں، انہوں نے ایک میل باکس اے کو شیئر کیا ہوا ہے. تو اگر P1 نے سینڈ کیا ہے تو P2 اور P3 ریسیو کریں گے، مگر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ P1 کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس کو میسیج ریسیو ہوا ہے؟ تو اس سلوشن میں ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا کریں کہ لنک کو ایسوسیٹ کر دیں 2 پروسیسز کے ساتھ. تو اس کیس میں پھر ہمارے پاس ایسا یہ ہمارے پاس ایک سلوشن تو ہے، مگر اس کیس میں ہم لوگ صرف 2 یوزرز ہی ایسوسیٹ ہو سکیں گے ایک لنک کے اوپر. تو یہ لمیٹڈ سلوشن ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ بات کریں دوسرا سلوشن، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ الاؤ کریں اونلی 1 پروسیس ایٹ اے ٹائم ٹو ایگزیکیوٹ اے ریسیو آپریشن. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس باقی جو پروسیس ہوں گے وہ ویٹ کرتے رہیں گے. تھرڈ جو سلوشن ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ الاؤ دی سسٹم ٹو سلیکٹ آربیٹریلی دا ریسیور، اور جو ہی کوئی ریسیور سلیکٹ ہو جائے دین پھر سینڈر کو ہم لوگ نوٹیفائی کر دیں یوزنگ کہ کون سا ریسیور تھا ایکنالجمنٹ کے تھرو. تو یہ سب سے ہمارے پاس آئیڈیل سلوشن ہے کہ جس نے میسیج ریسیو کیا وہ ایکنالجمنٹ بھیج دے گا ٹورڈ دا سینڈر. تو اس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ کس کو میسیج ریسیو ہوا ہے. دین اگر میسیج پاسنگ کی بات کریں، میسیج پاسنگ کو اگر ہم لوگ وہ پروڈیوسر کنزیومر کی جو کلاسیکل پرابلم ہے اس کو اگر حل کرنے کی کوشش کریں، تو جو پروڈیوسر کا کوڈ ہے وہ کچھ اس طرح سے بن سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک میسیج بفر کی سپوز ایک کیپیسٹی ہے. تو میسیج کی ہمارے پاس جو بفر ہے اس کی ایک فائنائٹ کیپیسٹی ہے. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ ہم یہاں پہ جیسے آپ کو شو ہو رہی ہے، یہ آپ کے پاس میسیج کی ایک فائنائٹ کیپیسٹی ہے، میسیج بفر کی ایک فائنائٹ کیپیسٹی ہے. دین ادھر جو پروڈیوسر ہوگا وہ جب اس کے پاس آئٹم جنریٹ ہو رہے ہوں گے تو ان کو اس بفر کے اندر پلیس کر رہا ہوگا، اور جیسے ہی وہ کوئی ایم ٹی ارائیو ہوتا ہے فرام دا ریسیور، فرام دا کنزیومر بیسکلی، تو وہ پھر اس کو پروسیس کرے گا. دین ان آرڈر ٹو سینڈ اے میسیج وی نیڈ ٹو کنسٹرکٹ دا میسیج اینڈ دین وی نیڈ ٹو سینڈ اٹ ٹو دا کنزیومر. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ پروڈیوسر کنزیومر کی طرف کچھ بھیجے گا، اور جیسے ہی ہمارے پاس جو کنزیومر ہوگا وہ کوئی میسیج ریسیو کرے گا تو پھر اپنا نیکسٹ آئٹم اس کے پاس رپلائی میں بھیج دے گا کہ مجھے یہ والا آئٹم ریسیو ہو گیا. تو اس طرح ہمارے پاس جو کلاسیکل پرابلم ہے پروڈیوسر کنزیومر کی وہ میسیج پاسنگ کے تھرو حل ہو سکتی ہے. دین اگر ہم لوگ بات کریں ایک کلائنٹ سرور سسٹم کے اندر، جس میں ایک ہمارے پاس یوزلی کلائنٹ ہوتا ہے اور ایک سرور ہوتا ہے جو کہ کمیونیکیشن کو ساری کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو اس کیس میں ہمارے پاس اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے میسیج پاسنگ کی وہ ہمارے پاس 4 طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے: پائپس کے تھرو، ساکٹس کے تھرو، ریموٹ پروسیجر کالس کے تھرو، اور آر ایم آئی جو کہ جاوا کا ہی میتھڈ ہے آر پی سی کے لیے، ریموٹ میتھڈ انووکیشن کے تھرو. ایگزیکٹلی وہ سیم ہے جیسے آر پی سی ہوتا ہے، بس وہ اس کی جاوا کے اندر امپلیمنٹیشن ہے. تو پہلا ہم لوگ میتھڈ دیکھتے ہیں جس کے تھرو ہم لوگ کمیونیکیشن کو اچیو کر سکتے ہیں کسی بھی کلائنٹ سرور سسٹم کے اندر. تو جو پہلا ہمارے پاس طریقہ ہے اس کو ہم لوگ پائپس کہتے ہیں. سو ہمارے پاس پائپس کے تھرو ہم لوگ کمیونیکیشن بھی کر سکتے ہیں. تو پائپس میں کیا ہوتا ہے کہ کنسیپچولی پائپ از اے کنیکشن بٹوین 2 پروسیسز such that the standard output from one process becomes the standard input of the other process. Usually in the operating systems, pipes are useful for communication between related process, which we call it to be an inter-process communication, which we have seen in the previous lecture, the lecture number 9. How inter-process communication is working. So pipes are usually useful for communication between the related processes, or we can say that in the inter-process communication. In pipe, if we want to implement in a real way, then pipe only supports the unidirectional communication, which is a one-way communication in which we can use a pipe such that one process write to the pipe and the other process will read from the pipe. It opens a pipe which is an area of main memory, that is we treated it to be a virtual file.
So the pipe can be useful by creating process as well as its child processes for reading and writing. And the one process can write to its virtual file or pipe, we can say that, and the other related process can read from the pipe. So if a process tries to read from before the something is written to the pipe, the process is suspended until something is written into the pipe. So the pipe systems call finds the first two available positions in the process, open file table and allocates them for the read and write, and then we have the end of the pipe. So pipe allows uh, two process to communicate in a conducive way. So there are some issues in the pipe because the communication is supported in a unidirectional way. So we call them to be as ordinary pipes. In a ordinary pipe is a type of a pipe in which only unidirectional communication is supported, and we require a parent-children relationship between the communicating processes. So in this case, the producer or the producer process will write onto the ordinary pipe, and the consumer process will read from the ordinary pipe, and therefore the communication will be a unidirectional communication. So that's how ordinary pipe looks like. That the parent will write into the pipe, and then the children process will learn from the pipe. And then we have a second category of pipes we call to be a named pipe. It is more powerful than the ordinary pipes because the communication is in a bidirectional way, and we know we doesn't require the parent-children relationship between the communicating processes, and several processes can be use the named pipe for communication, and it is provided in both the Unix and Windows operating system. Second way to communicate in the client server system is the sockets. Sockets is defined as an endpoint for the communication, or we can say that the sockets are the identity of a process on a local system. And sockets basically is a combination of a IP and the port number. The socket looks like as this is given in an example. Sockets here we can see that is the combination of IP and the port number, which is the 161.25.19.8. Then we have the port number to be as 1625, and 1625 is the port number, and remaining is the portion of the IP on the host, and the combination of both the IP and the port number is the socket. And for communication to be taken place correctly, we have a pair of socket for the sending and the receiving. So host will suppose the host will send a process towards the server, then it will identify its sending socket number, and then the receiving socket number will be on the web server. دین اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ریموٹ پروسیجر کال. ریموٹ پروسیجر کال جو ہوتی ہے وہ اس کی ایگزامپل کچھ اس طرح سے ہم لوگ لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کلائنٹ پروسیس ہے اور دین ہمارے پاس ایک سرور پروسیس ہے. جو کلائنٹ پروسیس ہے وہ ہم اپنا کچھ ٹاسک ڈیلیگیٹ کرنا چاہتا ہے یا رن کروانا چاہتا ہے آن دا سرور پروسیس. تو اس کیس میں اس کو کلائنٹ کو کال کرنا کلائنٹ کو سرور کو کال کرنا پڑے گا کہ آ کے میرا یہ والا پروسیس جو ہے وہ آپریٹ مطلب پروسیس کر لے اپنے اوپر. دین اس کیس کے اندر ریموٹ پروسیجر کال ورک کرتی ہے کہ آپ کے پاس ریموٹ پروسیجر کال میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹبز ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ مینیجرس کہتے ہیں ان دا سمپل ورلڈ. Actually the stubs work as a client side proxy for the actual procedure to be existing on the server, and the client side stub locates the server and then marshals the parameters onto the server stub. Then the server side stub receives the message and unpacks the marshal parameters and then perform the procedure onto the servers, and then whole things works in the opposite way and vice versa way on the server, on the client as well. So in remote procedure call,
we have a client application. Then if it want to delegate a task or want to run a task to be run on the server mechanism, on the server application, then it will request its client application, and then the client application will put that thing onto the local stub, and then a remote procedural mechanism will be initiated using the local stub or the client side stub. Then this remote procedure call will go towards the uh, server application, and in its the server stub, and then the server stub will perform its receive the parameters, and then will perform the execution onto the remote server application. Then in order to execute the RPC, we have the following steps: that the client will call initially, client want to runs the thing onto the server, then it will call the kernel to send the RPC message to a procedure. Then the kernel will send the message towards the matchmaker to find the port number of the server, and then it will send the message on to that port number using the RPC method, and it will be received onto the server, and server stub will basically receive that message, and we call it to be a matchmaker and look for the answers. And after it will reply back to the same port or using the socket communication, and then it will be received onto the client stub, and then its kernel will places that port number in the user message, and then next procedure will continue until that execution has been done. So लास्ट जो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे पास रिमोट मेथड इन्वोकेशन है, जो कि सिमिलरली जावा की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरपीसी, उसमें भी वही काम होता है जैसे आरपीसी में हो रहा था, सिर्फ यहाँ पे जावा प्रोग्राम होता है जो कि एक मशीन से दूसरी मशीन पे इन्वोकेट मेथड को करता है टू फाइंड अ रिमोट ऑब्जेक्ट। देन इसके अंदर हमारे पास फिर अनमार्शलिंग के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम लोग पास करते हैं टुवर्ड्स द रिमोट ऑब्जेक्ट। और सेम उसी तरह हमारे पास ये काम करता है जिस तरह आरपीसी काम कर रहा था। अनमार्शलिंग वही है जैसे हमारे पास उसके अंदर स्टब्स वाला काम होता है। तो ये था आज का लेक्चर टोटली। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और जो हमारा लाइव सेशन है उसके अंदर फिर आप लोग इस लेक्चर को देख कर आइएगा। मैं स्लाइड्स वगैरह भी अपलोड कर दूंगा। आपने जो ये लेक्चर नंबर 9 और 10 है, ये लाइव सेशन में आने से पहले आपने वॉच कर लेने हैं, और फिर अपनी जो क्यूरीज़ हैं वो फिर मुझे लाइव सेशन के अंदर बता दिएगा, देन आपकी क्यूरीज़ को मैं उधर आंसर कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।